यस प्लीज, सामने। नेक्स्ट क्लास में सबकी कॉपी में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाली शीट चिपकी होनी चाहिए जो मैंने दी थी। जिसके पास नहीं है मैम, कितनों के पास नहीं है, कोई है ऐसा? फर्स्ट शीट नहीं है तो मैम से लेके जाना आज, ठीक है निशा मैडम? रेस्पिरेशन की जो फर्स्ट शीट हमने दी थी ना, उसकी 10 कॉपी निकाल दो। ऑलराइट, नाउ लिसन टू मी। इन द लास्ट क्लास, ओके, वी हैव डन इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, हमने रेफर कर लिया था, से यस और नो, हाँ है ना? यस, ऑलराइट। नोट, पहले कुछ नोट्स है फिर हम आगे चलेंगे। नोट नंबर 1, देयर इज अ गैस कॉल्ड एज CO, जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस पोल्यूशन से निकलती है, राइट? हाँ ना, पोल्यूशन में मिलती है। आपकी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कौन सी गैस के लिए ज्यादा थी, O2 के लिए या CO2 के लिए? O2 के लिए। तभी आपने कहा था 97% ऑफ ऑक्सीजन गैस कौन ट्रांसपोर्ट करता है? हीमोग्लोबिन। और 23% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन। तो HB ट्रांसपोर्ट्स मोर, आपने लिखा था ना परसेंटेज परसेंटेज, HB ट्रांसपोर्ट्स मोर क्या? बोलो O2, देन बोलो, देन CO2। वी हैव डन दैट, से यस और नो, हाँ ना? बट योर HB हैज वन प्रॉब्लम आल्सो, and that problem for the HB is your carbon monoxide. क्या है बोलो? कार्बन मोनोऑक्साइड। से ये सुनो, हाँ ना? राइट, फाइन। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलता है? बोलो, पोल्यूशन से निकलता है। से ये सुनो, हाँ ना? आपके HB की एफिनिटी 210 गुना कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ज्यादा है देन, बोलो, O2। मतलब अगर आपके हीमोग्लोबिन को, चार्ली सामने देखिए, ऑप्शन मिलेगी तो क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन? कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट है ना? अब ऐसा हीमोग्लोबिन क्या ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा? ऑक्सीजन। और अगर गैसेस ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, दिव्यज, यू आर गोइंग टू फील अगेन वीक, राइट दिव्यज, है ना? यस सर। हैव यू एवर सीन दैट व्हेन यू गो इन द polluted area you feel suffocation? Because when you go in the polluted areas your HP is busy in transporting which gas? कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो हीमोग्लोबिन आयुष्मान आपका परमानेंटली डैमेज हो गया, बिकॉज अब वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, राइट लावण्य, हाँ है ना? तभी आपको क्या लगता है, व्हेन यू गो इन द पोल्यूटेड एरियाज यू फील व्हाट? यू फील, बोलो, सफोकेशन। से ये सुनो, क्या मिलती है बोलो आपको हमें? सफोकेशन। से ये सुनो, ऑलराइट, फाइन। अर्नब गोयल क्लास में है? अर्नब यस गोयल क्लास मैम। में, राइट। सो इसीलिए आपका HB जो है उसके लिए CO क्या है बोलो? एक तरह का क्या है? पॉइजन है। इस बीमारी को बोलते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अगर कभी किसी को सफोकेशन से डेथ हो जाती है तो वो इसलिए होती है बिकॉज ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। से ये सुनो, ये मिलती कहाँ है? पोल्यूशन में। से ये सुनो, हाँ ना? ऑलराइट, राडा, CO। मैम जी। मैम हमें खांसी क्यों आती है जब हम पोल्यूटेड एरियाज में जाते हैं? Because reason being that you feel suffocated, right? हाँ या ना? Say yes or no, right? And why do you feel suffocated? Because your hemoglobin, right, is transporting now which gas? बोलो, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इंस्टेड ऑफ, बोलो, ऑक्सीजन, राइट? तो आपको इससे लगता है कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, यू फील, यू नो, ब्रेथलेस, राइट? फिर इसलिए खांसी आती है, राइट? एंड इफ इट कंटिन्यूड इट कैन लीड टू डेथ आल्सो, ऑलराइट? मैम। एक मिनट, आरव गर्ग क्लास में है? आरव गर्ग, कैन यू हियर मी? आरव गर्ग, ऑलराइट, हाँ जी बेटा। मैम जब कहीं पे फायर लग जाती है तो डेथ भी इसी की वजह से होती है। वो फायर CO2 गैस कॉज करती है, ये मिलती है पोल्यूशन में, राइट? ओके। HB हैज 210 टाइम्स मोर एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या है बोलो? अट्रैक्शन फॉर CO देन O2 गैस। हेंस कार्बन मोनोऑक्साइड combines with our hemoglobin and such HB, ऐसा हीमोग्लोबिन अब क्या ट्रांसफर नहीं कर पाएगा? कैनॉट ट्रांसफर ऑक्सीजन गैस। वो वो वाला ऑक्सीजन, वो HB खराब हो गया आपका, पर आपका HB बनता रहता है। RBC हर 120 दिन में नए बनते रहते हैं, राइट? हेंस it results in suffocation। बहुत ज्यादा, तभी तो बोलते हैं, सुना है तुम्हें रिसेंट आर्टिकल कि NCR में रहने वालों की लाइफ 8 साल कम है।
इसीलिए कम है, बिकॉज सीओ है, सीओ जाके अंदर जम रहा है। दिस इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन। तुम बाहर जाते हो, इंडिया से बाहर छोड़ो, तुम साउदर्न स्टेट में जाओ, यू विल फील सो मच गुड एयर, राइट। और लंग्स को जो हम दे रहे हैं वो एयर ही गंदी है। थोड़ी जल्दी पेन चलाई। चलें, तुम्हारा डन। तमन्ना, कुछ ना कुछ एयर ना लंग्स अपने अंदर हमेशा रखता है, पता है। बट वी कॉल दैट एयर एज रेजिडुअल वॉल्यूम। ये देखिए, अगर listen to me, अगर कुछ देर तक मैं अपना ब्रेथ होल्ड करती हूँ तो मैं मरती नहीं, राइट हैंड, क्योंकि कुछ एयर मेरी लंग्स के अंदर है, राइट हैंड। और आपने एक चीज नोटिस करी थी, द मोमेंट यू स्वेलो द फूड फॉर दैट फ्यू सेकंड्स, जो है आपने कहा था एपिग्लोटिस कवर द ग्लोटिस, राइट हैंड, तो एयर तो नहीं जा रही ना अंदर, राइट हैंड से, यस नो, बट स्टिल वी आर अलाइव, बिकॉज यशवी लंग्स कुछ ना कुछ एयर अपने पास हमेशा रखते हैं। उस एयर को क्या बोलते हैं पता है? रेजिडुअल वॉल्यूम, राइट वान्या। सो दैट देयर इज क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में टाइम लगता है, राइट सनिया। आपका लंग्स जो एयर अपने पास हमेशा रखता है, राइट हाँ ना, जिसको एक्सचेंज नहीं करता, जिसको एक्सपेल आउट नहीं करता, वी कॉल दिस एज, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो, रेजिडुअल वॉल्यूम, राइट। कुछ ना कुछ हवा लंग्स के अंदर हमेशा रहती है, ताकि अगर सफोकेशन हो जाए, राइट हाँ ना, तो पेशेंट जल्दी से मरे नहीं। से ये सुनो, यूजुअली ये होती है 1500 ml, अराउंड 1500 ml एयर लंग्स आपकी लंग्स में हमेशा मैम रहती है। एक सेकंड नोट दिखा दो प्लीज। अभी आ रही हूँ, राइट, ठीक है। तो 1500 ml क्या है बोलो, आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। जो लोग रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, या जो लोग स्विमर्स होते हैं, उनका रेजुअल वॉल्यूम ज्यादा होता है। दे कैन होल्ड मेनी लाइक ब्रेथ फॉर द लॉन्गर इंटरवल ऑफ टाइम, बिकॉज उनका अंदर एयर रहता है इतना, राइट, इससे ज्यादा रहता है। सो दिस कैपेसिटी कैन गो टिल 2000 या 2200 ml इफ यू आर वर्किंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन कितनी होती है ये बोलो? 1500 ml, राइट केतन, प्लीज राइट डाउन। ये लंग्स के अंदर रहती है, लंग्स इसको देता नहीं है, ब्लड को अपने पास रखता है, ताकि अगर सपोज इमरजेंसी आ जाए या किसी का सफोकेशन हो जाए तो लंग्स जल्दी से मरे ना। पर अगर ये खत्म हो जाएगी तब इसके बाद बंदे मरते हैं सफोकेशन से। मैम एक डाउट है। प्लीज बिल्कुल बोले। मैम जैसे आपने बोला कि जो प्राणायाम करते हैं और जो ऐसे स्विमर्स होते हैं उनकी रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाती है, यस, तो मैम जैसे जो लोग ऐसे ही एनसीआर में जैसे आपने बोला जो लोग ऐसे ही बहुत टाइम से रहते हैं उनकी रेजिडुअल वॉल्यूम कम भी हो जाती है? नहीं, रेजुलर वॉल्यूम कम नहीं होती है नित्या, राइट। आवाज किसकी है? प्रथम प्रथम। प्रथम। रेजुलर वॉल्यूम कम नहीं होती है बच्चा, राइट हाँ है ना, राइट। रेजुलर वॉल्यूम तो वो एयर है जो लंग्स में रहती ही रहती है। इट डजंट मीन कि हमारा रेजुलर वॉल्यूम कम है, पर हाँ, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हमें बहुत कम मिल रहा है एज कम्पेयर टू द वन दोज हु आर लिविंग इन द नॉन पोल्यूटेड एनवायरमेंट, राइट। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये कैपेसिटी ऑफ लंग्स है टू होल्ड एयर। ओके मैम। इफ यू विल डू एक्सरसाइज योर कैपेसिटी विल आल्सो इंक्रीज। तो जो एयर लंग्स में रहती है, राइट हाँ है ना, क्या बोलते हैं बोलो उसको? रेजिडुअल वॉल्यूम। हाँ जी बेटा, किस नाम से हो आप? बेटा आप किस नाम से हो? आप मुझे सुषमा नाम। ऑलराइट, तो जो एयर लंग्स में रहती है क्या बोलते हैं बोलो उसको? हम रेजिडुअल वॉल्यूम। डन टिल हियर? चलिए, तो फुर्ती फुर्ती से पेन चलाइए। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? ये गैस है जो प्रदूषण से निकलती है, राइट। और जब ये गैस निकलती है, राइट हाँ ना, इस गैस का प्रॉब्लम क्या है कि ये गैस हमारे हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाती है। अब मैं अगर पोल्यूशन, तुम्हें लगता नहीं पोल्यूशन में अपने आप जाता है ऐसे कि सांस नहीं आ रहा, क्योंकि जो अंदर जा रही है ना गैस, HCO2, सीओ, CO2 से भी खतरनाक सीओ होती है। सीओ जो मेरे पास जाएगी अंदर, वो अंदर जाके मेरे हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर जाएगी, तो मेरा HB O2 छोड़ के CO को ट्रांसपोर्ट कर रहा है।
पर मुझे कौन सी गैस चाहिए जिंदा रहने के लिए? O2। तो इससे सफोकेशन हो जाती है, और अगर ये परसिस्टेंट रहे तो पेशेंट मर भी जाता है। इसको उन डेथ को CO पॉइजनिंग कहते हैं। जोर से बोलो। हे भगवान, वो बुलेट होता है। एपिग्लोटिस कैसे फूल करेगा? एपिग्लोटिस कवर द ट्रेकिया, राइट? दिखा दूंगी पीछे। इज दिस डन टिल हियर? राइट, हाँ है ना? अब सुनिएगा मैम ध्यान एक से। सेकंड। मैम कैन यू प्लीज वेट? आज हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हम कैसे ब्रीथ करते हैं। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, राइट केतन? फ्रेश ऑक्सीजन रिच एयर को खुशी अंदर लेके जाना क्या होता है? इनहेलेशन या इंस्पिरेशन। और मायरा, CO2 रिच एयर को बाहर निकालना क्या होता है? एक्सहेलेशन और एक्सपीरेशन। से यस और नो? हाँ। आप 1 मिनट में 15 से 18 टाइम्स ब्रीथ करते हैं। ऑलराइट, हाँ ना? दैट मीन्स योर ब्रीदिंग रेट इज हाउ मच वान्या? 15 to 18 टाइम्स इन 60 सेकेंड। आपको कम से कम 20 मिनट लेंगे मैकेनिज्म समझने में, राइट है ना? फाइन। और आपकी बॉडी ये मैकेनिज्म 1 मिनट में 15 से 18 टाइम कर चुकी होगी। सही है, सुनो। ये आज हम क्या करने जा रहे हैं? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के 2 स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से? प्लीज हेल्प मी आउट। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, राइट? इनटेक ऑफ फ्रेश एयर इज कॉल्ड एज inhalation and the release of foul air is called as right, है ना? ठीक है। So we are going to discuss the mechanism of breathing now. Thread on मैम breathing. कैन यू शो द स्लाइड फॉर जस्ट 1 सेकेंड? मेरा हो गया बस। हाँ जी। देयर इज नो सोल्यूशन। CO का एमिशन कम करना पड़ेगा, पोल्यूशन कम करना पड़ेगा, वो रूट्स ही प्रॉब्लम है। सो पोल्यूशन इसीलिए प्रॉब्लम है हमारे लिए, राइट? थ्रेड ऑन ब्रीदिंग। रेस्पिरेटरी ऑर्गन फिनिश्ड। अब 2 आर्टिकल बचे हैं सिर्फ। पहले फर्स्ट आर्टिकल लिखिए, जस्ट गिव मी अ मिनट। थ्रेड ऑन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इनको आंसर की वजह जाना, अगर कुछ पेपर है चेक करके देंगे इनका। ह्यूमन का ब्रीदिंग रेट कितना है बोलो? 15 to 18 टाइम्स। डेंटल एयर। इसके 2 स्टेप्स कौन कौन से? प्लीज हेल्प मी आउट। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। बेटा जो आपको लिखा है ना वो लिखो आप। अब अपनी लाइंस पढ़ लो जो आपने लिखी है मेरे। हमने लिखा था एपिग्लोटिस कवर द ग्लोटिस ड्यूरिंग द स्वेलोइंग ऑफ फूड सो दैट फूड मे नॉट एंटर इनटू द ट्रैकिया, राइट? ये देखो, ये एपिग्लोटिस है, राइट? और ये लैरिंक्स है, तो ये इस रास्ते को बंद करेगा, ये वहां जाएगा। तो हमने ये लाइन कहीं लिखी नहीं, एपिग्लोटिस किसको बंद करा? हमने लिखा एपिग्लोटिस कवर द ग्लोटिस ताकि फूड लैरिंक्स में ना जाए, बस। इसमें सब कुछ है, जो कॉपी के वर्ड्स लिखो तो कोई गलती नहीं होगी। चलिए, शैल वी स्टार्ट नाउ? इनहेलेशन। मैम एक सेकंड। ब्रीदिंग ना दो दो प्रोसेस पे चलती है। आपको 2 फिजिकल प्रोसेस समझनी है। नंबर 1, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जानते हो, राइट? हाँ ना? वरना एयर कहां से कहां मूव करती है? द रीजन विच हैज हाई प्रेशर टू द रीजन विच हैज लो प्रेशर। सेकेंड थिंग, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, आप जानते डन हो, मैम। राइट? मोर इज द प्रेशर, लेसर इज द वॉल्यूम, और मोर इज द वॉल्यूम केतन, लेसर इज द
प्रेशर, राइट केतन? हाँ है ना? केतन आप पहले दो मसल्स के नाम मेरे साथ याद करोगे, सामने देखिए सब लोग। पहली मसल का नाम क्या है, पढ़ो। फ्रेनिक मसल। और दूसरी मसल है आपकी बॉडी की एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। फ्रेनिक मसल जुड़ी है डायाफ्राम से और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जुड़ी है आपकी रिब से। केवल साथ लिखा है ना? आपकी बॉडी में 639 मसल्स होती हैं, जिसमें से सिर्फ दो मसल्स आपको याद कराई हैं। फ्रेनिक मसल विच कॉजेज द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, राइट खुशी? हाँ है ना? एंड यशवी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल विच कॉजेज द मूवमेंट ऑफ रिब्स। से यस और नो। लावण्या सामने देखना, ये हमारी बॉडी है जिसको दो हिस्से में डिवाइड कौन करता है? क्या नाम था इसका, बोलो? डायफ्राम। ये क्या है, बोलो? डायफ्राम। लेट्स सी, इन द फर्स्ट स्टेप फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनना। सबसे पहले आद्विक गोयल कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी? नाम याद करो। क्या नाम लिखा है मैंने? फ्रेनिक। जब फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, डायफ्राम विल गो डाउनवर्ड्स। जो डायफ्राम कर्व था, वो डायफ्राम कहां चला गया, बोलो? नीचे। अगम्या, जो डायफ्राम ऐसे था वो फ्लैटन हो गया। जब डायफ्राम फ्लैटन होगा, भूमिका कैन यू सी भूमिका, यस थोरेसिक कैविटी की लंबाई बढ़ जाएगी। राइट हैंड। एज अ रिजल्ट मृगांक, लेंथ ऑफ thoracic cavity increases. In the second step, external intercostal muscle will contract. When these muscles will contract, Pranshi, your ribs goes outwards. Inhale करो, चेस्ट बाहर आती है, राइट है ना? तो इससे थोरेसिक कैविटी की अर्नव गोयल क्या बढ़ जाएगी, बोलो? ब्रेथ, राइट? Yes, लेंथ ma'am. बढ़ गया, ब्रेथ बढ़ गया, मतलब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम, बोलो? बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा। चित्रांगना, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सारी एयर कहां चली जाएगी? हाई प्रेशर कहां है? बाहर। लो प्रेशर कहां है? अंदर। एंड द एयर विल मूव इनसाइड। ये क्या है जो मैंने सुनाया अभी? मैकेनिज्म ऑफ इनहलेशन। 500% आएगा। हाउ इनहलेशन अकर। हाँ, डायफ्राम से बढ़िया फ्रेनिक। डायफ्राम से जुड़ी हुई मसल से फ्रेनिक मसल। आपकी बॉडी के ऑर्गन्स मूव मसल से करते हैं, तो फ्रेनिक मसल्स डायफ्राम को मूव कराती है। अगर आप एक बात समझ रहे हो, तो डायफ्राम की मूवमेंट से और रिब की मूवमेंट से आप वत्सल इनहेल कर रहे हो। तो सांस लेने में डायफ्राम का और रिब्स का बहुत बड़ा हाथ है। कभी किसी को अगर रिब केज पे इंजरी होती है तो वो ब्रीथ नहीं कर पाता, क्योंकि रिब केज का प्राइमर रोल क्या है? प्लीज हेल्प मी आउट, दे हेल्प इन ब्रीदिंग। से यस और नो? हाँ, राइट? एक बार मैं दोबारा सुनाऊंगी, देन आई एम गोइंग टू आस्क यू, राइट, एंड ईच वन ऑफ यू, और आप सीक्वेंस वाइज सुनाओगे क्या 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 होगा। सुनिएगा ध्यान से। इनहलेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, बोलो? एक्टिव। अगर आपने नोटिस करा हो तो इनहलेशन में सारी की सारी मसल्स क्या करी है? वो कॉन्ट्रैक्ट, राइट है ना? और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए होती है, बोलो सूर्यांश? एनर्जी, राइट? से ये सुनो, इन द इनहलेशन सबसे पहले इधर देखो, ये आपका डायफ्राम ऐसे था, राइट? सबसे पहले कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करी? एक्सटर्नल, माय बैड, फ्रेनिक। और डायफ्राम कहां गया? नीचे। इससे थोड़ी सी कैविटी क्या बढ़ गई? लेंथ, राइट? फिर कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, राइट? इससे रिब्स कहां गए? बाहर। इससे थोड़ी सी कैविटी क्या बढ़ी? ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ बढ़ गई मतलब वॉल्यूम बढ़ गई। वॉल्यूम बढ़ गई मतलब प्रेशर घट गई। एंड द एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो, एंड ऑल द एयर विल मूव इनसाइड फ्रॉम external nostril to nasal cavity to internal nostril to pharynx, larynx, trachea, primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, bronchioles and then alveoli. और ये कार्य 15 बार आप कर चुके हो पिछले 1 मिनट के अंदर। ये इनहलेशन है, राइट? हाँ या ना? हैव यू एवर सीन वन थिंग दैट व्हेन यू इनहेल, राइट, देखो चेस्ट बाहर आती है, ये है फोर्सफुल इनहलेशन, राइट? अदरवाइज नॉर्मली भी जब आप इनहेल करते हो तो आपकी थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम क्या होती है, बोलो?
ज्यादा, राइट, हाँ या ना, सही है, सुनो, ऑलराइट। और वॉल्यूम ज्यादा का मतलब क्या है, प्रेशर कम, एंड एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू, दिव्यज आपको समझ में आया जो मैंने बोला? यस मैम। कैन यू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन टू मी प्लीज? मैम जब लंग्स ऊपर जाते तो फिर हम इनहेल करते हैं, जब जिसका मतलब डायफ्राम उसे ऊपर की तरफ पुश अप करता है, और जब लंग्स को एक्सहेल करना होता है तो फिर डायफ्राम नीचे जाता है और लंग्स दो नंबर, अब मुझे सुनो, ध्यान से सुनो, मैंने अभी तक एक्सहेलेशन की बात ही नहीं करी है, मैं अभी तक आपको सारा का सारा ये क्या पढ़ाया था, इनहेलेशन। किसको आगे इनहेलेशन, रेजर हैंड, मृगांक, फर्स्ट स्टेप, phrenic muscle contract, diaphragm goes downward, length of thoracic cavity, then who contract, external intercostal muscle, उसके बाद क्या होगा, रिब्स कहाँ जाएंगे, बाहर, इससे क्या बढ़ेगी, thoracic cavity की ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ से दोनों से क्या बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू, सारी एयर कहाँ चलेगी, बाहर से अंदर, राइट है ना? कौन सुनाएगा दोबारा से, हाउ इनहेलेशन अक्कर, फिर मैं सुनाऊंगी, हाउ इनहेलेशन अक्कर, अर्नब गोयल, केतन इसके बाद सुनूंगी, हाँ, मीना मैम चॉकलेट देना। सबसे पहले आप बोलोगे हम इनहेलेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस बिकॉज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ओके, हाँ जी प्लीज, फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम गोज डाउन, व्हाट हैपेंड देन, लेंथ ऑफ thoracic cavity increases, then ribs goes, breadth of thoracic cavity, लेंथ और ब्रेथ बढ़ गया, मतलब एयर मूव फ्रॉम, सो ये एयर कहाँ चली जाएगी, इनसाइड, केतन एक्सप्लेन इनहेलेशन वंस मोर फास्ट, एब्सोल्युटली, मैम एक बार फिर से समझा दो प्लीज। सुनो पहले, First, the spreading muscles contract, Hmm. moving the converting the diaphragm into a flat position, and then intercostal muscles increasing the लेंथ, length of the thoracic cavity, external intercostal muscles contract, Hmm. increasing the breadth of the thoracic Absolutely. cavity, and as increased volume increases and the pressure decreases. absolutely, and air move from, high pressure to low pressure with the impulsion energy. absolutely, सामने देखिए दोबारा, अयान चौधरी, यस आया- मैम। ये मेरी बॉडी है, ऑनलाइन हर बच्चा सुनाएगा वरना आज एग्जिट नहीं करने दूंगी, पहले बता रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से, अनिरुद्ध, अनायसा, ये डायफ्राम है, इन द फर्स्ट स्टेप का नाम हम क्या पढ़ रहे हैं, बोलो, इनहेलेशन। सबसे पहले कॉन्टेक्ट करेगा फ्रेनिक मसल्स, जो जुड़ी है किससे, पाकी, डायफ्राम से, जब ये मसल्स कॉन्टेक्ट करेगी डायफ्राम गोज डाउन, ऐसे हो जाएगा सीधा, राइट, तो मतलब डायफ्राम 15 बार 1 मिनट में ऊपर नीचे, कैविटी इंक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ लेंथ ऑफ thoracic cavity increases, right? लेंथ, अभी लेंथ, हाँ, अब सुनिए मुझे, सेकेंड स्टेप में कांटेक्ट करेगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो अटैच्ड है रिब्स और स्टर्नम से, स्टर्नम बोलते हैं चेस्ट को, छाती को, और रिब केज आपने बनाई था ऑलरेडी, राइट हैंड, व्हेन दीस मसल कॉन्ट्रैक्ट द ब्रेथ ऑफ thoracic cavity इज इंक्रीज्ड, इन शॉर्ट thoracic cavity का वॉल्यूम बढ़ गया, ये thoracic cavity है सारी जिसमें लंग्स है, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब चित्रांगना प्रेशर घट गया, एंड द एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो, एयर कहाँ गई, सारी की सारी अंदर। तो आप नोटिस करो, लिसन टू मी नाउ, ये इनहेलेशन है, एक तो डायफ्राम का पोजीशन देखो, पहले ये था, ये है, और अब देखो इनहेलेशन में पीछे गया, हाँ है ना, रिब्स देखो बाहर की तरफ है, आप नोटिस करो इसमें लंग बड़ा दिख रहा है, सेकंड पिक्चर वाला छोटा सा दिख रहा है, बिकॉज फर्स्ट केस में thoracic cavity का लेंथ क्या है, वॉल्यूम क्या है, ज्यादा, इनहेलेशन के समय thoracic cavity की वॉल्यूम क्या होती है, बोलो, ज्यादा, से ये चेक दिस आउट, ये रेड स्पेस सारा thoracic cavity है, इनहेल प्लस एक्सहेल करते, ब्रीथ का मतलब क्या होता है, इनहेल प्लस एक्सहेल, अभी बता रही हूँ मैं इनहेल कैसे करते हैं, एक्सहेल पे नहीं पहुंची हूँ, तो जब आप इनहेल करते हो, राइट, तो आपकी thoracic cavity की लेंथ क्या हो जाती है, बोलो, ब्रेथ क्या हो जाती है, ज्यादा, ये देखो वॉल्यूम क्या है, ज्यादा, एंड द एयर मूव सारी की सारी, बोलो, इनसाइड, राइट हैंड। अब उल्टा चलते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं, हमें अब सब कुछ उल्टा करो, एक्सहेल करते वक्त सबसे पहले फ्रेनिक मसल रिलैक्स, और डायफ्राम वापिस से क्या हो गया, बोलो, कर्व्ड, इससे thoracic cavity की लेंथ क्या हो गई, बोलो, कम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स एंड द रिब गोज इनसाइड, इससे thoracic cavity की क्या कम हो गई, ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ का मतलब वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो प्रेशर इंक्रीजेस, एंड द एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो, तो एयर कहाँ जाए, प्रेशर इस पर ज्यादा कहाँ है, अंदर,
तो एयर कहाँ निकल जाएगी सारी की सारी बाहर। कैसे? रेज योर हैंड। कैसे? पाथ क्या होगा एयर का? एल्वियोलाई टू एल्वियोलाई टू, एक मिनट, वन बाय वन। वन एल्वियोलाई टू ब्रोंकियोल, टर्शियरी ब्रोंक क्या है, सेकेंडरी ब्रोंक क्या है, प्राइमरी ब्रोंक क्या है, ट्रेकिया, इंटरनल नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी एंड एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। ऐसे करके एयर बाहर निकल जाती है। और ये सारा कार्यक्रम आप 1 मिनट में कितनी बार कर चुके हो? बोलो 15 से 18 बार। तो अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब आप इनहेल एक्सहेल करते हो तो आपकी थोड़ी कैविटी की लेंथ कम ज्यादा हो रही है। सामने देखो, वॉल्यूम कम ज्यादा हो रही है। से यस और नो? हाँ ना? इफ यू सी इन द इनहेलेशन, बोलो वॉल्यूम, बोलो ज्यादा है, और इन द एक्सहेलेशन आप चेक कर रहे हो वॉल्यूम कम है। तभी इन एक्सहेलेशन में प्रेशर ज्यादा है। डायफ्राम देखो ना कितना ऊपर है, इसमें डायफ्राम का है नीचे है। इसमें देखो चिपकी हुई है चेस्ट बिल्कुल, इसमें चेस्ट ये है ब्रॉडन्ड है। तो आपकी डायफ्राम की मूवमेंट्स ही बार बार आपको इनहेल एक्सहेल में हेल्प करती है। कभी कभी जब डायफ्राम एक चीज हर मिनट में 15 बार ऊपर नीचे हो रही है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ठीक से ऊपर नीचे ना हो पाए। दैट कॉजेज हिकअप्स, हिचकी आती है उससे। राइट? डायफ्राम की मूवमेंट जब प्रॉपर नहीं होती तो आपको हिचकी आती है। राइट? और डायफ्राम ही आपको किस में हेल्प करता है? बोलो ब्रीदिंग में हेल्प करता है। तमन्ना समझे या नहीं समझे? एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ, देन आई एम गोइंग टू आस्क यू। इनहलेशन में क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से। इनहलेशन का मतलब क्या है? आपको फ्रेश एयर कहाँ लेके जानी है? अंदर। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड द डायफ्राम गोज डाउन। इससे थोरेसिक कैविटी की क्या बढ़ गई? बोलो लेंथ। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, इससे थोरेसिक कैविटी क्या बढ़ गई? बोलो ब्रेथ। लेंथ बढ़ गई, ब्रेथ बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई, प्रेशर घट गई, एंड द एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सारी एयर कहाँ चली गई? बोलो अर्नब गोयल, अंदर। राइट अर्नब? से यस और नो? यस मैम। एक्सहेलेशन पैसिव है बच्चा, उसमें अर्नब रिलैक्स कराओ। फ्रेनिक मसल रिलैक्स, उल्टा करो, डायफ्राम गोज अपवर्ड, लेंथ ऑफ thoracic cavity is decreased. Continue one now. External intercostal muscle relax, ribs goes inwards, breadth of thoracic cavity is decreased. In short, volume is decreased and the pressure is increased, and the air will move from high pressure to low pressure. सारी air कहाँ निकल जाएगी? अंदर से बाहर। That's what exactly happened in your body. And can you believe that this is happening 15 to 18 times in a minute? जिसको तुमने समझने में 20 मिनट लगा दिए, but that's okay, समझ जाओ, वो important है। Say yes or no. किसी को दिक्कत है? Raise your hand, I will repeat it once more. कौन सुनाएगा मुझे? इनहेलेशन एक्सहेलेशन बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। ऑनलाइन किसी को समझ में आया? ऑनलाइन कोई एक बच्चा है जो सुना सकता है इनहेलेशन एक्सहेलेशन? इनहेलेशन सुना दीजिए पहले। हाँ, किसी को भी इनहेलेशन समझ में नहीं आया? मैं नाम लूं ऑनलाइन? गर्वित इनहेलेशन से सुनाओगे? यस मैम। चलो शुरू करो। इनहेलेशन कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है, बिकॉज मसल इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट स्टेप, मैम फ्रेनिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्ट सो फ्लैट। इससे थोड़ा सी कैविटी की क्या बढ़ गई? लेंथ। मैम बढ़ गई। नेक्स्ट, मैम फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट तो उससे बढ़ गया, ब्रेथ वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर घट गया, एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो। Low सारी pressure. एयर कहाँ चलेगी? बॉडी के अंदर। वेरी 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 गुड गर्वित, तुम्हारी चॉकलेट पक्की है। राइट? सात्विक कंटिन्यू। एक्सहेलेशन में क्या होगा? रिलैक्स, डायफ्राम गोज upward. As a result, length of thoracic cavity is decreased. Excellent. Now the external intercostal muscle will relax and the ribs goes inward. इससे क्या thoracic cavity की क्या कम हो गई? ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ मिलके क्या कहलाती है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कम हो गई, वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर ज्यादा हो गया, and air will move from high pressure to low. Where is the high pressure now? Inside, and the air will move from inside to outside. Say yes or no? हाँ। Right चित्रांगना? खुशी समझे? हाँ yes or no? केतन? Write down please. अब आप कुछ कह रहे थे, ठीक है तमन्ना कुछ बोल रहे? हाँ, इस प्रोसेस से एयर इनहेलेशन से अंदर जाती है और एक्सहेलेशन से बाहर जाती है, और इनहेल एक्सहेल को मिला के ब्रीथ कहते हैं। और ये आप कितनी बार करते हो? 15 to 18 टाइम्स। प्लीज राइट डाउन इनहेलेशन। इट इज डिफाइंड एज intake of oxygen rich air.
मीना मुझे इसकी आंसर की बना के भेज दो एक बार। मैम जी बेटा। मैम तो जब हम इनहेल और एक्सहेल करते तो हमें फ्रेनिक मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की मूवमेंट हेल्प चाहिए होती है, आप इन्हीं की मूवमेंट से आप नहीं ये, हाँ प्लीज। कि मतलब इनकी मूवमेंट हमें जैसे हम जब सांस लेते तो हमारी बॉडी थोड़ी ऊपर जाती तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो मतलब हमें इन दोनों मसल्स की मूवमेंट समझ हाँ में आती है। आप इन दोनों मसल की मूवमेंट देखो, आपकी बॉडी में बहुत सारी मसल है जो काम करती है, पहले आप ये समझो, राइट है ना। पर ये दो मसल जो है ये आपको किस में हेल्प करती है, इनहेल और एक्सहेल में हेल्प करती है, राइट। यस मैम। 12th के आंसर की भी दीजिएगा। ये दोनों मसल्स ही आपको किस में हेल्प करती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। अगर ये दो मसल्स किसी की सपोज इंजर है या एनीथिंग लाइक राइट कुछ भी है, राइट है ना, तो इन दैट केस ब्रीदिंग इज इम्पेक्टेड। और मैम हमें पेट से सांस लेने को क्या बोलते हैं? पेट से सांस लेने क्या होता है? मतलब मेरे लाइक फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि पेट से सांस लेनी चाहिए, तो वो क्यों बोलते हैं? नहीं नहीं, कांट से। सी बट कैन बी सेड इज दैट कि जितना आप रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करते हो ना, प्राणायाम योगा करते हो, उससे आपका ये कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू होल्ड गैसेस होता है। पेट तो देखो सांस पेट से ले ही नहीं सकते, राइट है ना, मतलब मिसनोमर है, कुछ और कहना चाह रहे होंगे, राइट है ना। पर हाँ, जितना आप प्राणायाम योगा करते हो, अच्छा व्हेन यू डू, मैं हूं बेटा टीचर, आपस में मत घुसो कान में। जब आप इनहेल एक्सहेल सुनो, पेट से सांस का मतलब ये होगा, जब आप प्राणायाम करते हो ना, पुश करते हो ना यस स्टमक के मूवमेंट से, इसको इसको फोर्सफुल ब्रीदिंग कहते हैं। तो जितना आप ये फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हो, आप उतना आपकी जो मसल्स होती है ना, ये एक्टिवेटेड रहती है, और ये मसल्स आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। तो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है हेल्दी लंग्स रखने के लिए, राइट। मैम जैसे जब हम इनहेल करते तो पेट बाहर जाता है, जब एक्सहेल करते तो मतलब पेट वो मूवमेंट, हाँ वो आप फोर्सफुल में करते हो, यूजुअली आप देख रहे हो तो जैसे मूवमेंट है, इसमें तो आपको जो आपका पूरा जिंदगी चल रहा है, आपको उसको तो उसमें तो पता नहीं चलता ना कि आपकी इनहेल एक्सहेल में वॉल्यूम कम ज्यादा हो रही है। पर जब आप एक्सरसाइजेस करते हो तो उसको फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन कहते हैं, राइट। उसके अंदर जब आप करते हो तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी, लंग्स की रेजिडुअल वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज होती है। ओके। आयुष बोली। मैम जो इन मसल्स को फटीग नहीं फील होता? आयुष हमारी ना बॉडी इतनी परफेक्ट है, राइट, लिटरली इतनी परफेक्ट है कि शायद हम कभी मरे ना, और शायद हम कभी बीमार ना हो, राइट। बट द होल एंड द होल सोल ऑफ द कल्प्रिट इन आवर लाइफ इज अ डाइट जो हम खा रहे हैं, राइट फाइन। सो अब ये मसल्स डिजाइंड ऐसे, आयुष, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करती है फिर रिलैक्स करती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है फिर रिलैक्स करती है, तो दे कीप ऑन डूइंग योर वर्क थ्रू आउट योर लाइफ टाइम। हार्ट की मसल्स देखो, तूने पढ़ा था कभी नहीं थकती, जिस दिन हार्ट थक गया जिंदगी खत्म है भाई, राइट फाइन। रीजन बिंग दैट कि हार्ट की मसल जितना काम करती है, क्या कहता है, उससे डबल क्या करती है, आराम करती रेस्ट। है। हाँ, तो बॉडी डिजाइंड ही ऐसे है कि मसल्स टायर ना हो। आपके हाथ में नहीं है, पर आप जब आप अपनी ब्रीदिंग रेट को कम ज्यादा नहीं कर सकते इनवॉलंटरी मसल से, राइट हैंड। आई कांट से माय लंग्स की आज मैंने पिज्जा खाया तो थोड़ा जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर दो, नहीं। दे विल वर्क एट देयर ओन पेस। बट व्हेन यू डू द फोर्सेबल ब्रीदिंग ना, जैसे अभी जो बोला पेट से सांस नहीं होता, हालांकि जो भी बोला, ये जिसको बोलते हैं प्राणायाम कहते हैं, योगा कहते हैं, जब हम ये करते हैं तो हमारी एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये एक्सटर्नल है। इंटरनल हेल्प करती है, जो ये एक्सरसाइज वगैरह के अंदर है, जितना आप वो करते हो वो एक्टिवेट होती है, फिर वो एक्सटर्नल को भी हेल्प करती है साथ में, राइट आना, तो फिर आपकी वो टाइडल वॉल्यूम्स वगैरह बढ़ती है। गुड इनफ टू गो अहेड। ओ सॉरी, ये ये वाला सॉरी, ये हर साल फाइनल्स में आता है, कल भी आएगा टेस्ट में, हाउ इनहेलेशन अक्कर। अगर इनहेलेशन बोलूंगी तो आपको इनहेलेशन लिख के आना है, राइट हाँ या ना। और अगर मैं पूछूंगी एक्सहेलेशन तो आपको एक्सहेलेशन लिख के जाना है। ये सारा इनहेलेशन था। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम इंफिनिटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब अफिनिटी आपने वो अट्रैक्शन को कहते हैं।
कंट्रैक्शन को। मैम Yes. एक सेकंड। अच्छा बेटा सॉरी। हाँ जी, वेंटिलेटर का ना मल्टीपल रीजन होते हैं। वेंटिलेटर का मतलब क्या होता है? ऑर्गन्स आर नॉट वर्किंग, दैट इज मल्टी ऑर्गन फेलियर, राइट। मतलब वेंटिलेटर होता है लाइफ सपोर्ट सिस्टम। बहुत चीजें होती है बेटा, अगर किसी का हार्ट नहीं काम कर रहा तो भी शायद वो वेंटिलेटर पे हो, किडनीज ना कर रही हो, लंग्स ना कर रहे हो। तो वेंटिलेटर का मतलब क्या है कि जब आपको अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए, चाहे आपको ऑक्सीजन देनी पड़ रही है, चाहे आपको हार्ट को शॉक्स देने पड़ रहे हैं, राइट, हाँ, चाहे वो किडनी के थ्रू यूरिन निकलवाना पड़ रहा है, लाइक दैट, राइट। तो वेंटिलेटर मींस व्हेन यू नीड द लाइफ सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड, दैट कैन बी पोज्ड यूजुअली बाय द मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स, राइट। कोविड में यही तो हो रहा था, लंग्स काम नहीं कर रहे थे, राइट, हाँ ना, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण हार्ट खराब हो रहा था, किडनी खराब हो रही थी। तो ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर यही होता है। हाँ जी, अब लास्ट का नोट लिख रहा था। इनसाइड मतलब इनसाइड, या लिख लो या एल्वोलाई लिख लो, बाहर से अंदर गई या एल्वोलाई के अंदर गई। इनहेलेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस एज इट नीड एनर्जी, एक्सहेलेशन पैसिव है। अब जो मसल्स आपने कॉन्ट्रैक्ट कराई थी वो सारी की सारी क्या करा हो गया? रिलैक्स। क्योंकि अगर मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी तो फटीग हो जाएगी, फिर थक जाएगी। एक दिन ज्यादा काम करती है वाना तो नेक्स्ट डे थक जाती है ना वाना, राइट, हाँ ना। तो ओके मैम। मैनेज हर शेड्यूल, राइट, हाँ ना। ऐसा नहीं कि आज 20 घंटे पढ़ो कल 20 घंटे सो, नहीं, ठीक है। राइट, एक्सहेलेशन। हम ना बाकी थोड़ा जो लैंग्वेज लिखो ना अपना, वो लैंग्वेज प्रॉपर अपने स्कूल पेपर वाले लिखो, बस इस चीज का ध्यान रखना। ये देखो, ये इधर है कंपेरेटिवली, राइट, कंप्लीटली, राइट। और ये क्या है? नीचे ट्रैक है, राइट। समटाइम इट कैन टच इट ओवर है, पर इस ओपनिंग को बुलेट कहते हैं। ये कहीं भी मेंशन नहीं है, तो आप सीधा लिखो एपिग्लोटिस कवर द ग्लोटिस, ताकि फूड याद रहे। ये लाइन मेरी इसके अंदर। फास्ट फास्ट फास्ट, एक्सहेलेशन। मीना मैडम 7 से 8 की टेस्ट कॉपीज दे दीजिए। गंदी एयर को बाहर निकालो, सारी मसल्स को रिलैक्स कराओ, राइट हैंड। अर्नब गोयल, यस सात्विक, मैम। अगम्या, धीरेन, एमआर लिख देती हूँ उसमें। अभियुक्त शर्मा, अनविता शर्मा। सारी मसल्स को रिलैक्स कराओ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, रिब्स गए अंदर। कभी किसी रीजन से सपोज इंजरी हो जाए और पसलियों पे यानी कि रिब केज पे इंजरी हो जाए ना, तो ब्रीदिंग बड़ी इफेक्टेड हो जाती है, बिकॉज रिब केज का मेजर रोल क्या है? ब्रीथ में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन देता है ऑर्गन्स को। लंग्स इसके अंदर है, हार्ट इसके अंदर है, राइट। पर मेन रोल क्या है इसका? ब्रीथ प्रोटेक्शन के साथ साथ। हिकअप्स इज बाय द लाइक इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ दीज, और ये बड़ा कॉमन है। जैसे डायफ्राम ऊपर नीचे मूव हो रहा है बार बार, राइट हैंड, तो कभी कभी क्या होता है? मूवमेंट प्रॉपर नहीं होती, तब हिकअप्स आते हैं। ऐसा वो तो टाइम सिक्स आउट हो जाता है। तो ये लॉजिक नहीं है कि पानी पी लो, तो ये लॉजिक नहीं है, कोई याद कर रहा है, कोई लॉजिक नहीं होता, राइट हैंड। तब हिकअप्स होते हैं। डायफ्राम स्टमक, मतलब मूवमेंट प्रॉपर नहीं होती है, दैट कुड बी स्टिकिंग टू द स्टमक, राइट आना, दैट कुड बी प्रॉपर कर्व ज्यादा हो गया, एनी रीजन कैन कॉज दैट। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसको हिकअप्स कहते हैं। इम्प्रॉपर मूवमेंट लिखती है बुक। रेस्पिरेशन के फर्स्ट शीट किसके पास नहीं है? ये मुझे इस कॉपी में चिपकी हुई चाहिए, इसका फर्स्ट पेज पूरा कॉपी चाहिए मुझे। सेकंड पेज मैंने तुम्हें कॉपी में लिखवा दिया है। अवयुक्त, कृतिका, प्रियांशी, समर, सॉरी सूर्यांश, पीछे दे दो, वत्सल, जानवी, अक्षता। मैं कॉमन बॉडी का मैटर वो है। साइड पे दो, साइड पे दो, देखो पहले रेज और हैंड बेटा जिसको चाहिए। कहाँ लिखा है मैंने? ये लीजिए, उल्टा करे सारा, चेक कर लो एक बार। अक्षता, फर्स्ट पेज, 2 पेजेस है, फर्स्ट पेज चिपका है ना कॉपी में, नेक्स्ट आके मैं चेक करूंगी। आगे से चेतन है, आरव है, पक्का है, पिन कर दिया हुआ, पक्का। मसल है, मस्कुलर पार्टीशन है। हार्ट किस चीज का बना? मसल से, ऑर्गन से। डायफ्राम भी मस्कुलर पार्टीशन है,
अब जागृत 12th में है, 12th कर चुका? 12th अभी दे रहा है। यस प्लीज गो फॉर इट। एक्सेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस क्योंकि इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता, चारवी मैडम, नहीं है। लिख लीजिए। आयुष तुम मेरे से तो बात करते नहीं हो। हाँ, अयान चौधरी क्लियर है? जो फर्स्ट शीट थी ये नेक्स्ट क्लास में कॉपी में चिपका के लेके आनी है, हालत है। माने का स्कूल कौन सा? अच्छा ग्रेटर, ओके। क्या हार्ट राइट साइड पे ना, इससे बीच में हमने सुना है, बुक्स में नहीं आता राइट आना, पर ये डिफेक्ट है राइट, तो वैसे हर्ट नहीं होता। मैम ये क्यों लिखा है कि एक्सेलेशन में एनर्जी की जरूरत नहीं? क्योंकि जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए चाहिए होती है ऐसा एनर्जी, रिलैक्स के लिए नहीं चाहिए होती है। आपने आर्टिकल किया था, एटीपी किया था? एटीपी हमने किया था क्या? एटीपी रहता है ना, हाँ। कि सारा तुमने सारा सिस्टम खराब कर दिया हमारे रेस्पिरेटरी पूरा बनाने के चक्कर में। तीनों बैच अलग अलग मस मैम लिख लिया। मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, बट रिलैक्स करने की एनर्जी नहीं चाहिए होती। इसलिए रिलैक्सेशन इज पैसिव बट कॉन्ट्रैक्शन इज योर एक्टिव। ओके वुड यू हैव टू गो अहेड? मैम अच्छा वेट कर रही हूँ, दिव्यज बता देना। yes, sir. एनर्जी जो आपकी बॉडी में निकलती है रेस्पिरेशन के दौरान, उस एनर्जी को आप किस फॉर्म में स्टोर करते हो? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी बनता है एडीपी और पी से। आपके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे यशवी एडीपी पड़े होते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या पड़े होते हैं? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक और फॉस्फेट से कंबाइन करता है तो डी ऑस टू, डाई मतलब दो, डाई प्लस 2 + 1 कितना हो जाता है? 3। देखो क्या कह रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से। आपके सेल में क्या पड़े हुए हैं? बहुत सारे एडीपी। व्हेन इट कंबाइन विद द पी तो क्या बन जाता है? एडीपी और पी मिलके क्या बन जाते हैं? बोलो, एटीपी। चारवी, कैन यू सी द, मैंने लाइन कैसी बनाई है एडीपी और पी के बीच में? वेवी लाइन बनाई है। इट मीन्स द हाई एनर्जी बॉन्ड। मतलब खुशी, तुमने दिन में खाना खाया तो तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे एटीपी बन गए, ठीक है वत्सल? अब वत्सल इस टाइम पे खाना नहीं खा रहा, मानविक, वो एटीपी टूट रहे हैं और आपको क्या दे रहे हैं? बोलो, एनर्जी। जब आपको एनर्जी मिलती है तो एटीपी बन जाता है, और जब एटीपी टूटता है तो एनर्जी रिलीज होता है, राइट है ना? Yes, एटीपी sir. से 30.5 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। एक मोल ऑफ एटीपी आपकी बॉडी में कितना एनर्जी रिलीज करता है? प्लीज हेल्प मी आउट। 30.5 किलो जूल, किलो मीन्स 1000 कर दीजिए, राइट? 30500 हो जाएगा। से सुनो हाँ, एम आई राइट? हाँ मायरा, तो हिसाब क्या है मायरा? एडीपी और पी से मिलके क्या बनता है हमारा? एटीपी। बुक्स इसको पीआई भी लिखती है, पीआई मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। समिया, थिंग्स विच डू नॉट कंटेन कार्बन दे आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक, राइट? तो फॉस्फेट क्या है? इनऑर्गेनिक। तो केतन हिसाब क्या है? जब मैंने खाना खाया तो मेरी बॉडी में क्या बन गए? बहुत सारे एटीपी। जब मैं खाना नहीं खा रही, यशवी, दोस एटीपी आर ब्रेकिंग डाउन टू गिव मी एनर्जी। और कितना एनर्जी मिलता है? ये फिगर इंपॉर्टेंट है, प्लीज हेल्प मी आउट। 30.5 किलो जूल पर मोल। सही है, सुनो हाँ ना। नेक्स्ट थिंग, वेयर डू यू नीड दिस एटीपी? राइट, हाँ या ना? राइट, एटीपी आपको 3 जगह चाहिए। सुनो ध्यान से, पढ़ो, फर्स्ट में पढ़ो बाकी। नर्व कंडक्शन। अनायसा, सेकंड वर्ड पढ़ो जो आपने पूछा था। मसल कॉन्ट्रैक्शन। एंड द थर्ड वर्ड इज प्रोटीन सिंथेसिस। आरव, एटीपी आपकी बॉडी में 3 जगह यूज होता है। एटीपी आपकी बॉडी का चारवी एनर्जी करेंसी है। क्यों दुखी हो रहे हो तुम? सामने देखो, जैसे जो तुम्हारी करेंसी होती है, राइट हाँ ना? क्या हम करेंसी
जो मेरे पास पैसा है, क्या मैं सारा फर्स्ट डे सैलरी खर्च कर देती हूँ अपनी? नहीं, आई नीड टू स्टोर इट एंड यूज इट वाइजली एज पर माई रिक्वायरमेंट. Likewise, body used to store the energy in the form of the ATP and use it as per the requirement. राइट है ना? तो क्योंकि ये देखो कैल्शियम की कमी है क्योंकि ये आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर करता है, इसलिए क्या बोलते हैं, बोले इसको एनर्जी करेंसी. क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी करेंसी. आप एटीपी को 3 जगह यूज करते हो. सोचना समझना, ये क्या है? नर्व कंडक्शन. राइट जिरेन, जब तुम्हारे एग्जाम्स होते हैं तो मम्मा नहीं कहती बेटा हेल्दी खाना खाओ, राइट? कहती है या पिज्जा बर्गर खिला खाते हो तो बाजार में? नहीं ना, बिकॉज मम्मा नोज की व्हेन यू ईट हेल्दी, राइट है ना, यू नीड मोर एनर्जी इन द एग्जाम डेज फॉर द नर्व कंडक्शन. राइट, कितना स्ट्रेस होता है. नर्व कंडक्शन मीन्स चीजों को सोचना समझना, ब्रेन में स्टोर करना, इसके लिए एनर्जी लगती है अदिति. सेकंड क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्शन, चलना फिरना दौड़ना भागना. अभी आपने पढ़ा था 2 मिनट पहले, इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, बिकॉज मसल्स जहां कॉन्ट्रैक्ट करती है वहां क्या लगती है? एनर्जी. रिलैक्स करने में एनर्जी नहीं लगती. पर जब मैम तुम अगर जो इनहेलेशन है वो एक्टिव प्रोसेस है तो फिर एक्सहेलेशन क्या है? एक्सहेलेशन पैसिव, अभी आपने लिखा लास्ट नोट. मैम वो नोट नहीं लिख पाया है तो चेंज अच्छा कर बेटा अभी दिखा देती हूँ. सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला, बोलो? मसल कॉन्ट्रैक्शन. मतलब क्या है? चलना फिरना दौड़ना भागना, ये क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन. इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए. थर्ड क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस. आपकी इस एज में आपका हाइट बढ़ रहा है, आपका हेल्थ बढ़ रहा है, बॉडी वेट बढ़ रहा है, यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू एन एडल्ट बॉडी, द साइज ऑफ एडल्ट बॉडी. तो ये क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस. तो एटीपी 3 जगह चाहिए. नंबर 1 नर्व कंडक्शन, नंबर 2 प्रोटीन सिंथेसिस, एंड नंबर 3 बोलो मसल कॉन्ट्रैक्शन. राइट हाँ ना? ठीक है अनायसा. अनायसा, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए होता है? बोलो अनायसा. एटीपी. राइट हाँ ना? तभी इनहेलेशन एक्टिव था अनायसा, और एक्सहेलेशन क्या था मेरा बच्चा? बोलो पैसिव था. राइट डाउन एटीपी. मैम सोते वक्त एटीपी ब्रेकडाउन होता है? हाँ अब ये बताओ, जब आप सोते हो, राइट हाँ ना, से ये सुनो, ऐसा बोलते हैं सबसे ज्यादा ग्रोथ उसी समय होती है बॉडी की. राइट, आप सोच नहीं रहे हो, हालांकि आपका सेरिबेलम काम करता है, जो सपने सुपने आते हैं वो, मतलब ब्रेन का कुछ पार्ट काम पर करता हम एनर्जी थोड़ा यूज करते हैं तो है. मैं लेट मी कंप्लीट फर्स्ट. आई एम सेइंग, राइट, जब आप सो रहे हो, यू आर नॉट, यस प्लीज, हु इज टॉकिंग? You are not in the state of the coma. When you are sleeping, your all the life processes are going on inside the body, right है ना? और उन सबका कंट्रोल सेंटर कौन है? ब्रेन है. तो ब्रेन तो काम कर रहा है ना, राइट है ना? और उसी एक्टिविटी से आप जो चीज सोच के सोते हो, आपको वही दिखती है सपने में, राइट? बिकॉज ब्रेन में वो कहीं ना कहीं टेम्पोरली स्टोर हो जाती है. सही है, सुनो है ना? तो कहीं ना कहीं नर्व कंडक्शन हो रही है, कम हो रही है. पर आप जब सोते हो तो आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस बहुत चलता है. आपका जो हाइट बढ़ रहा है, हेल्थ बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, वो 24/7 चलता है, ज्यादा स्लीपिंग टाइम पे चलता है. राइट, तो एटीपी आपको हर टाइम चाहिए. हाँ, पर आप दौड़ते हो, भागते हो, एग्जाम डे में ज्यादा पढ़ते हो तो एटीपी ज्यादा चाहिए. ओके मैम वो मैम. जो आपने क्या न्यूमेरिकल फिगर दी थी कि वो कौन सी रेट पे हाँ एनर्जी अभी देता है अभी आ क्या? रहा है, ये रहा नीचे सब आएगा, लिखते चलो. पहले एटीपी को बनाओ. एटीपी और पी से बीच में लाइन बनाओ. वेवी, वेवी लाइन का मतलब क्या है? हाई एनर्जी बॉन्ड. मैम आपने पी के नीचे क्या लिखा है? पी आई लिखा है, आई फॉर इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसके अंदर कार्बन नहीं है. ये लो, ओके जब मैम. अंदर जिस भी चीज में कार्बन नहीं होता उसको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं. हाई एनर्जी बॉन्ड. जब ये बॉन्ड, खाना खाते हुए बॉन्ड बनता है, जब ये बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज करता है. कितना एनर्जी रिलीज करता है? 30.5 किलो जूल पर मोल. ब्लू वाली लाइन मिलेगी. मैम तो ये फॉस्फेट कहाँ से आते हैं ये इनऑर्गेनिक? एडीपी और पी ना आपकी बॉडी में पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, अनायसा. राइट, जब आप खाना खाते हो तो ये एटीपी बन जाता है, जब आप खाना नहीं खाते हो तो ये टूट के वापस एटीपी से उल्टी रिएक्शन कर लो, एडीपी और पी बन जाते हैं. ओके. तो ये एक बैलेंस चलता रहता है बेटा. खाना खाते हो एटीपी बनते हैं, खाना नहीं खाते हो एटीपी टूटते हैं. एडीपी टूटता है? एटीपी टूटते हैं एडीपी में. उल्टा रिएक्शन करो, एटीपी टूटेगा तो क्या मिलेगा? एडीपी और पी. यस, बट फिर वो एनर्जी कहीं यूज भी तो हो सकती है. वो एनर्जी कहाँ यूज करते हो आप बताओ ना. अब ये इस टाइम पे अब आप मेरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हो, राइट हाँ या ना? तो नर्व कंडक्शन हो रही है, तो इसके लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है? आपका एटीपी टूट रहा है इस टाइम. डिनर करोगी थोड़ी देर बाद तो वापिस एटीपी बन जाएंगे. ज्यादा एटीपी खाओगी, ज्यादा खाना खाओगे तो एटीपी ग्लाइकोजन बन के तुम्हारी बॉडी में फैट बन जाएगा. तो हमें एटीपी से एनर्जी मिलती कि एडीपी? एटीपी के टूटने से एनर्जी मिलती है. अच्छा. और एटीपी बनता कब है? जब आप खाना खाती हो.
आपको एनर्जी जब मिलेगी जब एटीपी टूटेगा, किस में टूटेगा? उल्टी रिएक्शन, एडीपी में और पी में। एक मिनट, आप इसको ऐसे समझो, आप बहुत जल्दी समझ जाओगे ना ऐसा। जब एटीपी टूटता है एडीपी में और पी में तो 30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। अब समझ गए? यस। अब जब तुमने लंच किया, डिनर किया, तो तुम्हारी बॉडी में एडीपी और पी से क्या बन जाते हैं? बहुत सारे, बोलो, एटीपी। राइट हैंड टर्मिनल मतलब कोने वाला। ये जो बॉन्ड बनाया ना आपने, कोने वाला बॉन्ड, ये टूटता है तो टर्मिनल फॉर कॉल। नाउ लेट एवरीबॉडी एल्स रिटर्न टू राइट। राइट आना, टर्मिनल का मतलब क्या है? कोने वाला। हाँ, एडीपी। डीपीएस का बायोलॉजी में कितना आएगा सिलेबस? अच्छा, ये नहीं आ रहा तो कल फिर वो ही करेंगे। प्लांट्स आ रहा है और वो आ रहा है, ठीक है, तो वही क्वेश्चन दे दूंगी जो तुम्हारे स्कूल के हैं, ठीक है। तो फिर कल आप रेस्पिरेशन मत देना, आप वही देना। उसमें 3 लेक्चर्स हैं, सीक्वेंस में देखना। वो 3 है, तीनों उसी टॉपिक के हैं। एक बार दोबारा देख लेंगे। नेक्स्ट वीक लूंगी हमारे को टाइम नहीं। एटीपी कैन बी यूज्ड फॉर नर्व कंडक्शन। नर्व कंडक्शन क्या होता है? सोचना, समझना, इंफॉर्मेशन को दिमाग में स्टोर करना। प्रियांशी, व्हाट इज मसल कॉन्ट्रेक्शन? भागना, दौड़ना, मसल कॉन्ट्रेक्शन, राइट। अभी 8 बजे दिखेगी मसल कॉन्ट्रेक्शन, देखना कितनी जोर से भागेगी सारे के सारे। कई लोग तो घड़ी देख रहे हैं। थर्ड क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। वो क्या होता है लावण्य? बड़े होना, साइज बढ़ना, हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, ये क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो एटीपी 3 जगह पर यूज होता है, प्लीज हेल्प मी आउट। नर्व कंडक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मानविक प्रोटीन सिंथेसिस। 3 जगह हो गए ना, सारा इसी में आ गया। अब हमारी एज में हम ग्रो नहीं करते, पर हमारी बॉडी में अंदर ऑर्गन्स को चाहिए काम करने के एनर्जी, और सब प्रोटीन सिंथेसिस में आ जाएगी। चोट लगती है किसी को तो बॉडी रिपेयर करती है, वो भी प्रोटीन सिंथेसिस है। सो आप एटीपी को कहाँ का यूज करते हो? प्लीज हेल्प मी आउट। नर्व कंडक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। All right. So we need one more lecture for respiration. Saturday your respiration is going to get over. Tomorrow you are going to appear for the test of respiration. Right? सिर्फ एक लेक्चर वो वाला नहीं आएगा, बाकी सारा आएगा। पेपर देना है आपने, रेस्पिरेशन का एक भी एग्जाम नहीं दिया, वानिया प्लीज डोंट मिस द पेपर, कीप इट क्लियर इन योर हेड. Everybody will appear for the test of the respiration and DPS Greater Faridabad will appear for the test of the cycle test syllabus. Right? हाँ ना, ठीक है. Rest everybody will appear for the respiration. All right. Tomorrow only respiration. Tomorrow 3 to 7. Right? मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगी. मैम ओनली रेस्पिरेशन? Only respiration. तो